नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कई कार्यक्रम आप देख चुके हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतनी विस्तृत है, कम से कम इसमें 66 पेजेस जो इसके हैं उसमें बहुत सारे विषयों को छुआ गया है। और आपका जैसा कि मालूम है और आपको जिस तरह से अंदाज़ा भी हुआ होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक इतना बड़ा विषय बन गया है कि जिस पर अभी चर्चाओं का दौर पूरे देश में जारी है। तो इसी विषय से जुड़े कुछ ऐसे सवालों के जवाब के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो ऐसे एक्सपर्ट्स को, जिनमें डॉक्टर अरुण शर्मा हैं और डॉक्टर एसपी बंसल हैं, प्रोफेसर एसपी बंसल। ये जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े भी रहे हैं और शिक्षाविद भी रहे हैं। और डॉक्टर अरुण शर्मा तो जैसे कि हम जानते हैं सभी शिक्षा सचिव भी रह चुके हैं, तो दोनों पक्षों को अच्छी तरह से जानते हैं। और जहाँ तक बंसल साहब का सवाल है, बंसल साहब अभी हिमाचल प्रदेश सरकार के जो तकनीकी विश्वविद्यालय है हमीरपुर स्थित, उसके वाइस चांसलर हैं। और इससे पहले इनकी अगर बात करें तो बहुत लंबा अनुभव इनका इस क्षेत्र से रहा है। और हरियाणा के जो महिला विश्वविद्यालय, एकमात्र महिला विश्वविद्यालय, उसके वाइस चांसलर रहने का सौभाग्य इनको प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा ये महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय जो है उसके वाइस चांसलर ये रह चुके हैं। टूरिज्म से जुड़े रहे हैं और टूरिज्म को रोजगार के साथ सीधे तौर पर हिमाचल में देखा जाता है कि इसमें रोजगार के साधन रहेंगे। और यह भी एक संयोग है, डॉक्टर अरुण शर्मा टूरिज्म के साथ जुड़े रहे हैं, ये डायरेक्टर टूरिज्म रहे और उसके अलावा कई मेरे तो गुरुजी रहे। तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि आज की चर्चा में जो आप राष्ट्रीय स्तर पर टूरिज्म जो बॉडीज हैं हमारी सरकार की, जैसे कि पर्यटन मंत्रालय के निदेशक मंडल में आप हैं, उसके अलावा AICT के उसमें EC के सदस्य आप हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और ऑल इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी बोर्ड में आप अध्यक्ष हैं। तो बहुत बड़ा आपका एक इसमें दायरा है कार्य करने का। तो मुझे लगता है कि आपसे अच्छे एक्सपर्ट जो इस विषय पर विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बता पाए हमें आसानी से नहीं मिलेंगे। नहीं, मेरा सौभाग्य तो मुझे लगता है कि हम इसकी चर्चा को शुरू करते हैं प्रोफेसर बंसल के साथ। तो सबसे पहले बंसल साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको आप तो इससे जुड़े रहे हैं शुरू के दिनों से, इसको नई शिक्षा नीति कहने से गुरेज किया जाता रहा है क्योंकि वो कहा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो हम इसका यहीं से स्टार्ट करेंगे कि इसमें जो लोगों की उम्मीद नज़र आई है वो इस वजह से आई है कि लोगों को लगता है कि इसमें बचपन से बच्चे को इस ढंग से शिक्षा दी जाएगी कि वो रोज़गार के लिए तैयार हो। और ज़रूरी नहीं है कि वो एक फॉर्मल शिक्षा धारण करके BA MA करके या BSc MSc करके या इंजीनियरिंग करके या डॉक्टर की शिक्षा करके कोई अपना रोजगार का साधन चूज करे। उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है कि वो स्कूल के स्तर पर ही रोजगार के साथ जुड़ने लग जाए। और अगर वो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहता, उसके बावजूद उसके पास अपने करियर को बनाने में, अपने ज़िंदगी को चलाने के लिए और अपने लाइफ को बनाने के लिए कुछ ऐसा उसके पास शिक्षा से उसको हासिल हो जिसके सहारे वो एक अच्छा इंसान भी बन सके और अपनी जीविकापार्जन भी कर सके। तो कैसे संभव होगा इस शिक्षा नीति के जरिए? धन्यवाद प्रोफेसर शशि जी। आपने एक साथ बहुत महत्वपूर्ण कई क्वेश्चन पूछे, मैं एक एक करके कोशिश करूँगा। जब आपने पहला प्रश्न पूछा कि इसको नई शिक्षा नीति क्यों नहीं, मुझे लगता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग बना जी, मुदालियर आयोग बना जी, कोठारी कमीशन बना जी। फिर जब 1986 में एक पॉलिसी बनी थी जिसको हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नाम दिया था, जो 1992 में इम्प्लीमेंट हुई थी। बिल्कुल। तो जब ये एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, मेरा भी बेंगलोर में वहाँ नैक ऑफिस में था, मेरा जाना हुआ, कस्तूरी रंगन जी को मिलना हुआ और मेंबर्स के साथ बैठना हुआ। मुझे ये लगता है कि पहली बार एक ये प्रयास किया गया कि भारतीयता को मूल में रखते हुए जी एक उस तरह की शिक्षा नीति बने जो कि अगर मैं बात करता हूँ मुदालियर आयोग की बात करता हूँ या कोठारी आयोग की बात करता हूँ या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, तो मुझे लगता है कि अगर उसका अवलोकन मैंने किया है तो उसमें से 15% से ज़्यादा का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है इम्प्लीमेंटेशन का। देखिए, हमने आज तक क्या किया, इसमें हमने आपसे थोड़ा सा जो आपने एक बड़ा मैं 2 मिनट में हमने आज तक क्या किया, हमने आज तक क्या किया कि हमने फटे हुए कुर्ते पे रफ्फू लगाने का काम किया जी। पहली बार ऐसा हुआ है कि नया कुर्ता सिलने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज किया है कि वो कुर्ता फिट इन आना चाहिए जी। अब हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना दी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना दी। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन इज द मेजर चैलेंज जी।
बिल्कुल। और जहाँ तक आप ये कह रहे थे कि वो विद्यार्थियों तक, मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी है जो कि एंड यूजर विद्यार्थियों तक पहुंचेगी और विद्यार्थी लार्जली इससे बेनिफिटेड होंगे। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर अरुण शर्मा, जैसे इन्होंने सवाल उठाया कि ये पहली बार एक ऐसी नीति बनी है और डॉक्टर साहब का ये कहना है कि इसका जो चैलेंज है वो इसके इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ा हुआ है, जो कि रियली किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी का चैलेंज जो है असली, और शिक्षा नीति क्योंकि देश का भविष्य तय करने वाली नीति है, और जैसा कि माना जाता है कि किसी देश को अगर भविष्य बिगाड़ना है या उसका बचाना है तो एक लॉन्ग रन की एक ऐसी शिक्षा नीति उस देश को दी जाए जो कि वहाँ की नई पीढ़ी को या तो बर्बाद कर दे या आबाद कर दे। तो आप क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से रहे हैं, बाद में शिक्षा सचिव रहे, लंबा समय आपने देखा है, और शिक्षाविद अब आप हैं, वाइस चांसलर हैं रायत बहारा विश्वविद्यालय के हमारे साथ, तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारी राज्य सरकारें खास तौर पर जिन राज्यों से होकर ये गुजरेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो इस शिक्षा नीति में बिल्कुल प्राथमिक स्तर से लेके 3 साल के बच्चे की शिक्षा से आरंभ होके ये बाद तक चलेगी, यूनिवर्सिटी तक का इसमें सारा हवाला और उल्लेख किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि राज्य सरकारें जिन्होंने बुनियाद रखनी है इस शिक्षा नीति की, जहां से ये शुरू होगी, वो आज की डेट में तैयार है, या उनको लगता है कि इसको उस परिप्रेक्ष्य में लागू करना संभव है? धन्यवाद। डॉक्टर बंसल ने जो प्रश्न उठाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और शिक्षा सचिव का जो मेरा अनुभव रहा है, तो मुझे तो ये लगता है जैसे जो समस्याएं राज्य सरकारों के समक्ष थी, उन समस्याओं का पॉसिबल समाधान इस नीति में बताया गया है। जैसे अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन की मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर 2018 में जब प्री प्राइमरी स्कूलों में आपने नर्सरी की, या जिसे आप कहते हैं कि बच्चों को 3 साल में स्कूलों का द्वार खोल दिया, ये शुरू की थी, तो उसमें विभागीय समस्याएं आ गई थी। आपको ये लगा कि ये ICDS के डोमेन में एजुकेशन विभाग जो है उसने एनक्रोच कर दिया गया है। अब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट भारत सरकार ने तैयार किया है, अगर मैं इनके सब आलोचकों, क्रिटिक्स और किसी भी तरफ से जाऊं तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास कहने को बहुत कुछ रह गया है सिवाय इसके कि वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन जो अरुण जी हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकली देखते रहे हैं शिक्षा विभाग को, और मुझे जो लगता है, जो मैंने एज ए पत्रकार, एज जर्नलिस्ट देखा है, कि आपने स्कूल बहुत खोल दिए, स्कूल की बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन स्कूल आपको भी याद होंगे कि एक बार एक लिस्ट बनी थी जिसमें 4 अध्यापक हैं, 2 बच्चे हैं। ऐसे स्कूल भी है जहां 2 अध्यापक हैं, 1 बच्चा। 110 स्कूल ऐसे थे जहां पे एक भी बच्चा नहीं था, लेकिन बच्चा नहीं था, पर सरकार ने अच्छा पैसा खर्च किया। सरकार की नीयत पे सवाल नहीं उठाए जा सकते, लेकिन सरकार की नीयत वहां जाकर हमें लगता है इम्प्लीमेंटेशन में वो काम नहीं कर पाती, जहां पर सिफारिशों से तबादले होते हैं और ऐसे स्कूल्स में टीचर्स नहीं होते। अगर आपके मैथ एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और मैथ का टीचर आपके स्कूल में नहीं है, तो बाकी सब्जेक्ट वो एक तरह से वो बच्चा फेल हो जाएगा मैथ में, और वो स्कूल का रिजल्ट भी नीचे चला जाएगा। मैं तभी कह रहा हूँ कि ये जो शिक्षा नीति आई है, ये लगता है कि जैसे ये सारी इलस्ट्रेशन इसके पास थी और इनका समाधान लेके आई है। अब करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स या कोई भी चीज़ जो है उसे शिक्षा से अलग नहीं किया गया है। तो अगर बच्चे नहीं थे तो क्लस्टर एजुकेशन या क्लस्टर स्कूल का जो एक कंसेप्ट था वो इस एजुकेशन नीति में आया है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भी 110 स्कूल ऐसे थे जहाँ पे बच्चे नहीं थे, लेकिन आप उनको बंद नहीं कर सकते थे। ये नई शिक्षा नीति जो थी, या राजनीतिक मजबूरियाँ रही हों या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रही हों, जैसे अगर किसी हैमलेट में घर ही 4 हैं और वहाँ पे बच्चे 2 स्कूल जाने के लिए हैं, और वो प्राइमरी स्कूल अगर आप वहाँ का बंद कर दोगे तो क्या मतलब है? नहीं, ठीक है। बंसल साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा प्राइमरी शिक्षा की, और जो शिक्षा विभाग की जो प्रॉब्लम्स है वो उन्होंने डिस्कस की। चलो, हम उम्मीद करते हैं कि ये शिक्षा नीति के जरिए, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इसमें एक उम्मीद की जा सकती है कि इसके जरिए उन सभी सवालों के जवाब जनता को मिलेंगे। आप क्योंकि हायर शिक्षा से जुड़े रहे हैं, लंबे समय से जुड़े रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर का आपका इतना बड़ा अनुभव है, पर्यटन के साथ आपका सीधा संबंध है, आपको क्या लगता है कि इस के आने के बाद जो क्वालिटी हमारे विश्वविद्यालयों की है, आज पूरी दुनिया के पहले 100 विश्वविद्यालयों में दुर्भाग्य से हमारे देश का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ऐसी स्थिति में हम इस शिक्षा नीति के जरिए ये कल्पना कर रहे हैं कि जो दुनिया के बेस्ट 100 विश्वविद्यालय हैं वो हमारे देश में आएंगे, कुछ विश्वविद्यालय हमारे पास आएंगे, कुछ दुनिया के उन एडवांस्ड देशों में हम अपने विश्वविद्यालयों को अपने नए विश्वविद्यालय या परिसर स्थापित करने के हम कल्पना इसमें कर रहे हैं। तो क्या ये आज की स्थिति में, जबकि आप दुनिया के बड़े बड़े देश शिक्षा को बहुत महत्व देते हुए बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और
वो हम चर्चा थोड़ा बाद करेंगे कि जो हमारे यहाँ से पलायन होकर बच्चों का जा रहा है बाहर, उसको कैसे ये रोकेंगे। लेकिन फिलहाल क्या आपको लगता है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उच्च स्तरीय शिक्षा का, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का, उसको हम इससे जरिए एकदम से बदल पाएंगे? मुझे ये लगता है कि जब हम शिक्षा नीति की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आज तक हमने क्या किया, हमने दो तरह की ट्रीटमेंट है ना, एक तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, एक कॉजेटिव ट्रीटमेंट है, यानी कि निदान परिमार्जन जिसको हम बोलते हैं। तो अब समय आ गया है इस शिक्षा नीति के द्वारा हम जो है उसका कॉजेटिव ट्रीटमेंट करें रेदर देन सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब कॉजेटिव ट्रीटमेंट कैसे होगा? डॉक्टर राधाकृष्णन जी की मेरे को वर्डिंग याद आती है, उन्होंने कहा था कि वी नीड द बेस्ट माइंड्स नॉट द बेस्ट ब्रेन। अभी जब आप बोल रहे थे कि ब्रेन ड्रेन के हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ब्रेन ड्रेन की बात इसलिए भी जरूरी है कि आज की डेट में हमारे पास 9 लाख विद्यार्थी हमारा यहाँ से बाहर जा रहा है। बिल्कुल। और केवल 60,000 विद्यार्थी जो है हमारे पास आ रहे हैं, जबकि इसका रिवर्स होना चाहिए। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि इस शिक्षा नीति में, जैसा अरुण जी बता रहे थे अभी, कि इस शिक्षा नीति में जस्ट रिवर्स होगा। एक दूसरा ये है कि मैं माननीय मोदी जी को सुन रहा था अभी, उन्होंने पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने शिक्षा नीति पे अपने विचार प्रकट किए थे। उन्होंने कहा था कि वी नीड टू शिफ्ट ऑन रेदर देन व्हाट टू थिंक टू हाउ टू थिंक। अब अगर हमने व्हाट टू थिंक से हाउ टू थिंक पे शिफ्ट करना है तो हमारे पास पैरामीटर्स क्या है? पहली बार इस शिक्षा नीति में किया गया है कि साथ साथ वोकेशनल और स्किल पे। बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्किल क्या चीज़ है भाई। अगर मैं वाइस चांसलर हूँ, अगर मेरे पास अरुण जी हैं, अरुण जी वाइस चांसलर भी, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और एकेडमिशियन भी हैं, तो इसके साथ साथ अगर स्किल नहीं होगी ना तो स्किल के बिना तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो शिक्षा जो है ना, शिक्षा केवल जीवक नहीं है, जीवन है। ये हमें ध्यान में रखना होगा। एक बड़ी दिक्कत रही है बंसल साहब, यहीं पे इसी से जुड़ी हुई बात है, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ कि जो बात हम कहते हैं कि जो, जैसे आपने कहा कि स्किल वाली बात जब हम करते हैं, हर बच्चे में एक अलग टैलेंट है। हम मान के चलते हैं कि हर बच्चा मैथ में अव्वल नहीं आ सकता, हर बच्चा इंग्लिश में नहीं आ सकता, हर बच्चे का हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं हो सकता, तो उसको एड्रेस किया गया है शिक्षा नीति में एक तरह से। तो क्या आपको लगता है कि प्रैक्टिकली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे स्कूल की स्तर पर, जहाँ जरूरी है कि ये बच्चा किस फील्ड में जाना चाहिए? उस बच्चे को नहीं पता कि उसकी फील्ड क्या है, लेकिन उसका स्किल एक है जिसको हम उभार सकते हैं। आज की डेट में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, कभी हमने स्किल को मुझे लगता है कि प्राथमिकता दी नहीं है। हमारे इंडिया का स्किल, अगर मैं 18 से 26 साल का यूथ ले रहा हूँ, यूथ में आज हमारी स्किल जो परसेंटेज है वो 5% है, एज कम्पेयर टू USA 54%, और अगर मैं साउथ कोरिया की लेता हूँ तो 96% स्किल, और हमारा केवल 5%। अब मैंने टारगेट लिया है पहली बार इस शिक्षा नीति में कि 2025 तक हमने इसको 50% तक पहुंचाना है। अब वो पहुंचाना कैसे है? एक तो ये है कि हमें तीन मंत्र पे ध्यान देना पड़ेगा। एक पहला स्किल, दूसरा रीस्किल, तीसरा अपस्किल। अब हम अपस्किल कैसे करेंगे, रीस्किल और अपस्किल कैसे करेंगे? मैं एक एग्जांपल हमेशा लेता हूँ कि हमारे पास एक माली है, हमने माली को किया, माली ने पौधे लगाए। पौधे कैसे लगाए? क्योंकि उसने स्किल थी इसलिए उन्हें पौधे लगाए। हमने इसको रीस्किलिंग के लिए हमने बोला कि आज कोविड-19 में आपने किचन गार्डन भी डेवलप करना है, आपने जो है ना ये जो कोविड के लिए जितने पौधे हैं, आयुर्वेदिक पौधे हैं, उसकी भी हमने उसको रीस्किल कर दिया। अब स्किल के लिए आज के कोविड-19 में न्यू नॉर्मल में काढ़ा के लिए इम्यूनिटी बूस्टर, मेरे पास एग्जांपल है, माली ने वो सीखा कि काढ़ा कैसे बनाना है, वो भी दे रहा है। ये है अपने आप को अप स्किल। तो आज की डेट में बच्चे को अब हमने इसको बोलते हैं कि जी आपने +2 खत्म कर दिया। +2 खत्म कहाँ किया? इसमें तो 5+3+3+4 सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। जैसा अरुण जी बता रहे थे कि हमने केवल प्री स्कूलिंग हमने इंट्रोड्यूस की है 3 साल की। 5+ का मतलब है कि प्री स्कूलिंग 3 साल की, उसके बाद हमने इसको क्लासेस खत्म कर दिया, सिस्टम ग्रेड बोला करेंगे अब हम, ग्रेड 1 ग्रेड 2 वो हो गया। हमारा जो आगे एक है ग्रेड 3 ग्रेड 5 ग्रेड 8, ये इंपॉर्टेंट है, और आगे हाई स्कूलिंग जैसे यूके में सिस्टम है, आगे हम सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी खत्म कर देंगे, ये बोलेंगे। अब जो आप वोकेशनल की बात कर रहे थे, 5th के बाद उसी टाइम बच्चे को एक सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी जाएगी। 8th के बाद इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप का क्या मतलब है कि द स्टूडेंट हैज टू टाई अप विद द इंडस्ट्री। अभी तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक तो बच्चे के मन में हमारे पास जब बच्चा पहुंचता था, वो कोई भी बच्चा बाय चॉइस नहीं पहुंचता था, बाय डिफॉल्ट आता था कि कहीं एडमिशन नहीं मिल रही है, मैं यहाँ पर आ जाऊँ। और जब हम बच्चों को बोलते हैं कि आपके पास क्या चॉइस है,
वो बोलते पीएचडी करने लग गए, उनके पास ये नहीं पता कि पीएचडी करके करना क्या है। तो अब सबसे बड़ी जो इस शिक्षा नीति में है, स्कूल लेवल पे बच्चा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। एक चीज और जो बड़ी महत्वपूर्ण आपकी बातचीत से नजर आई, जो कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, अगर आप इस चीज़ को ध्यान दें, आपने स्किल डेवलपमेंट को बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई जो असली चीज़ है, आप एक चीज़ ध्यान दें, जैसे आपने एक माली का एग्जाम्पल दिया, ऐसा एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा है कि आज अगर आप अपनी कार ठीक कराने जाएं, किसी भी गैराज में जाएं, जो मैकेनिक आपकी कार ठीक करता है, शायद आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, उसको उस कार के बारे में उतना नहीं पता, जिसकी पूरी पढ़ाई आप इंजीनियरिंग की करवाते हो, और वो आप अगर उसकी क्वालिफिकेशन पूछेंगे तो 60% 70% अनपढ़ लोग हैं। आप ये देखो, जो लेबर आपकी काम करती है, आप किसी भी बाजार में, किसी भी शहर में चले जाएं, वो शायद 5वीं भी पढ़ा हुआ नहीं होगा, जो आपकी कार को 2 मिनट में आपके सामने आपकी प्रॉब्लम बताएगा, ठीक करेगा और आपको ठीक करके देगा। ऐसे लोग, अब इन लोगों को हम अनपढ़ की श्रेणी में डालते हैं, लेकिन जैसे ही आपने बात की कि वो स्किल का जो हम एक एजुकेशन में होना चाहिए, वो आदमी को हम बोलते हैं ये अनपढ़ है, जबकि वो एजुकेटेड है, उस इंजीनियर से ज़्यादा एजुकेटेड है, जिसने डिग्री ले रखी है और कार ठीक करनी नहीं आती जी। तो सारी समस्या सर्टिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन की। तो ये जो हमारी नई शिक्षा नीति है, ऐसे लोगों के लिए इन शिक्षा नीति में क्या प्रावधान है? क्या इन लोगों को आप एसोसिएट करके उनको भी पढ़े लिखो, एक समझदार आदमी, क्योंकि शिक्षा देने का मतलब मुझे लगता है डिग्री देना नहीं है, शिक्षा देने का मतलब है इंटेलिजेंस पैदा करना, बुद्धिमान होना और शिक्षित होना, या साक्षर होना या इंटेलिजेंट होना, वो दोनों अलग विषय हैं। और डेमोक्रेसी का तो सारा सिस्टम इसी पे है कि कोई गांव का आदमी हो सकता है उस शहर के पीएचडी से ज़्यादा समझदार हो, जिसने एक क्लास भी नहीं पढ़ी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो इस तरह का तबका है, जिसकी तादाद देश में बहुत ज़्यादा है, उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करेगी ये शिक्षा नीति? अरुण जी से मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल। अगर आप ये देखें तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दुनिया भर में हुए हैं, या सबसे बड़ा इन्वेंटर सारी दुनिया एक्नॉलेज करती है, थॉमस एल्वा एडिसन, तो कहाँ पे फॉर्मल डिग्री थी डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक बात है। वो कैसे सीखे थे? अब हमारे यहाँ पे वो सर्टिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन की बात जो रह जाती थी, जैसे 5वीं के बाद आप वोकेशनल एजुकेशन, उसको स्टिग्मा हे दृष्टि से देखना कि पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, इसलिए ये टेक्निकल साइड चला गया या करता है, तो वो सबसे बड़ा जो बैरियर था उसको रिमूव करने का काम ये शिक्षा नीति करेगी। आपको किसी विषय पर, जैसे इसमें वो मास्टर क्राफ्ट्समैन की बात करता है कि कोई कारपेंटर है गांव में जिसको बड़ी अच्छी तरह से कारपेंटरी आती है, लेकिन उसको शायद वो स्क्योर और स्क्वायर रूट्स में नहीं आएगा कि ये कहाँ कील लगानी है। और जो आपने बात कही, अगर आप देखें सारे मकान जो हमारे देश में कौन बनाते हैं? मिस्त्री बनाते हैं, मिस्त्री बनाते हैं, इंजीनियर तो कहीं बनाते नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा, और उसको सर्टिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन की बात, अगर आप आज से 10 साल पहले चले जाएं, 1992 में जब वो नीति आई थी, तब ये कहा गया था कि आईटीआई में उन लोगों को आप सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेट इशू करेंगे जिनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। हमारे बीच में, जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, तो 7वीं पास अगर कोई आपके पास आता था और वो सर्टिफिकेशन उसकी थी कि बहुत अच्छा बढ़ई या बहुत अच्छा ये प्लम्बर है, तो आपके मन में तो ये होता था कि उसके प्लम्बिंग के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? आईटीआई है और वो मैट्रिक है, आप उसको फुलफिल नहीं करते। तो नई शिक्षा नीति का अगर एक पॉइंट मुझे सबसे बड़ा लगता है कि आप सबसे बड़ा बैरियर, और उसमें वो नई शिक्षा नीति ये भी कहती है कि हमने 3 करोड़ लोगों को, ऐसे लोगों को आप सक्षम बना देंगे, वो सक्षमता रखते हैं लेकिन अक्षमता हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन में है। जैसे अब राज्य सरकार में आज की डेट में आप देखें तो 1% से कम लोग होंगे जिनको इस तरह से नौकरी दी होगी, या तो वो उस टाइम किसी कंपैशनेट ग्राउंड पे आगे होंगे, लेकिन बिल्कुल नियमों के तहत नहीं आए हैं। तो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट को बदलने का काम भी वो एजुकेशन पॉलिसी कर पाएगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इसमें आप वोकेशनल एजुकेशन को 5वीं के बाद, अब आप कौशल विकास का जो जितनी शिक्षाएं चली हुई हैं, टाइम आ गया है, मेरे ख्याल डॉक्टर बंसल मेरे से सहमत होंगे कि अगर आप आंकड़ों में नहीं जाएं, लेकिन धरातल पे अगर आप देखें कि कितनी योजनाएं धरातल पे उतरी हैं और कितने लोग सक्षम थे और कितने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये शिक्षा नीति सबसे बड़ा जो आपके पास मार्ग ओपन करती है वो ये है। अभी तक जैसे हम जो डॉक्टर अरुण ने बात बताई, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे अपने विश्वविद्यालय, हमारी शिक्षा पद्धति है जो हिमाचल की आप बात करें, आप तो टूरिज्म से जुड़े रहे हैं,
हिमाचल में अगर किसी बच्चे ने टूरिस्ट गाइड का कोई कोर्स करना हो, वो हमारे आस शिमला के किसी विश्वविद्यालय में, शिमला के किसी कॉलेज में, शिमला के किसी कहीं उपलब्ध नहीं है। जबकि आज हम एक बहुत अच्छा जब आप थे तब आप एक योजना चलाई भी थी। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं जो कि लोकल बच्चे और लोकल उनको अगर गाइडेंस मिले प्रॉपर तो वो इसको कर सकते हैं। चलिए, आपसे हम एक और बात करना चाहेंगे इस विषय पे। बड़ी विस्तार पूर्वक आपने जानकारी हमारे लोगों को, दर्शकों को मुझे लगता है मिली होगी कि इस शिक्षा से अमूल चूल परिवर्तन अगर कुछ आएगा, ड्रास्टिक चेंज जो आएंगे वो किस तरह पर, जो आपने कहा कि स्किल के साथ जुड़ के आएंगे। लेकिन इसके साथ जो महत्वपूर्ण बात आपसे अभी हम करना चाह रहे हैं कि देश के जो विश्वविद्यालय हैं, और आप प्राइवेट विश्वविद्यालय में भी रह चुके हैं, और डॉक्टर अरुण शर्मा आप प्राइवेट विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थिति है आज की डेट में, और हिमाचल में तो एक उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी कमीशन है, लेकिन पूरे देश में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। तो ये शिक्षा नीति उनको भी एड्रेस कर रही है क्या? प्रोफेसर शशि जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अपने विश्वविद्यालय की बात से शुरू करूँगा। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ये देखता हूँ कि एक लड़के ने बीटेक कर लिया, और बीटेक क्यों किया, वो खुद तो चाहते नहीं कि मैं बीटेक करूं। उसका या तो कंपल्शन था पेरेंट्स की तरफ से वो था, और बीटेक करने के बाद ना उसको नौकरी मिल रही है क्लर्क की, ना वो इंजीनियर बन पा रहा है। तो पहली बार एक ऐसा किया है कि भाई आप बच्चे को बांध करके क्यों बिठा रहे हैं। अब पहली बार शिक्षा नीति में मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री सिस्टम जी। अब मैं पहले BHM सिटी की बात लूँगा। होटल मैनेजमेंट का मेरे पास 3 साल के लिए विद्यार्थी आया, वैसे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया ऑलरेडी। 1 साल बाद अगर वो जाना चाहता है तो वो 1 साल बाद एग्जिट कर सकता है, उसको हम डिप्लोमा देंगे। 2 साल बाद वो एग्जिट करना चाहता है कर जाए, 2 साल बाद उसको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल बाद एग्जिट करना चाहता है कर जाए, 3 साल बाद उसको डिग्री मिलेगी। 4 साल का करना चाहता है तो डिग्री विद रिसर्च मिलेगी, बिल्कुल, ताकि वो PhD के लिए एलिजिबल हो जाए। बिल्कुल। एक चीज़। दूसरा ये है कि जैसे आपने बोला गाइड, अब हमने इसको करिकुलम को फ्लेक्सिबल इस तरह से रखना है कि पहले साल का करिकुलम, मान लीजिए हमने 4-5 ऑप्शन देनी है, वो गाइड बनना चाहता है, वो वेटर बनना चाहता है, वो सर्विस में जाना चाहता है, वो फ्रंट ऑफिस में जाना चाहता है, इस तरह का हमने बोला 1 साल बाद छोड़ के जाना चाहता है, ताकि एक फ्रंट ऑफिस वाला को, आज की डेट में फ्रंट ऑफिस वाले को फ्रंट ऑफिस की नॉलेज है, प्रोडक्शन वाले को केवल कुकिंग की नॉलेज है। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो कुक है उसको फ्रंट ऑफिस की नॉलेज भी हो, उसको सर्विस की नॉलेज भी हो। इसमें यह प्रावधान रखा है कि एक विद्यार्थी जब वो निकले, 1 साल के बाद भी निकले, तो उसको पूरी नॉलेज है, वो कहीं भी 1 साल बाद निकले। लेकिन एक जो चीज़ अच्छी है वो ODL के द्वारा अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रख सकता है, डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा। ये सबसे अच्छी चीज़ है इसमें। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, डॉक्टर अरुण शर्मा जी, कि एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे देश की है, पूरे देश की है, मुझे लगता है दुनिया में बाकी देशों की ये समस्या नहीं है जितनी भारत की है, जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है उसका फील्ड के साथ उसका डायरेक्ट संबंध फील्ड के साथ नहीं है। हिमाचल सरकार को ये मालूम नहीं होगा कि हिमाचल विश्वविद्यालय में किन किन विषयों पर रिसर्च हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, टूरिज्म हिमाचल सरकार की प्रायोरिटी है। इसी तरह से सोशल अपलिफ्टमेंट हिमाचल सरकार की, क्या किसी भी सरकार की प्रायोरिटी होगी। लेकिन सोशियोलॉजी में अगर इस पर कोई रिसर्च हुई है बहुत अच्छी, या टूरिज्म में अगर टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जा सकता है कोई रिसर्च हुई है, उसका कोई कोऑर्डिनेशन हिमाचल के टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ नहीं होगा। पहाड़ों का विकास कैसे किया जा सकता है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के साथ कोई रिसर्च अगर वहाँ हुई है तो वो किसी को, ना कोई ऐसा सिस्टम है कि उसकी कोई इनके पास जानकारी रहे, ना सरकार का कोई समन्वय बन पाता है। तो क्या नई शिक्षा नीति में ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो इसमें कोई ऐसी व्यवस्था है कि जो रिसर्च है वो आपके ओरिएंटेड हो बिल्कुल, और एक काम जो लाखों रुपए खर्च करके गवर्नमेंट का एक विंग कर रहा है, यूनिवर्सिटी कर रही है, उसका फायदा सरकार को सीधे तौर पर जनता को मिल सके? मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कोरियन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में किसी कोर्स के लिए गया था, और जो बात आप ये कह रहे हैं कि हमें तो ये पता ही नहीं है कि रिसर्च क्या है। कोरिया में कोई भी नीति बनती है उसको पहले उस इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है, R&D विंग में उसके ऊपर वो कमेंट भी करते हैं, टिप्पणी भी देते हैं, और फील्ड का डाटा भी आपके पास देते हैं कि क्या चीज़ रेलेवेंट है, क्या चीज़ रेलेवेंट नहीं है। अब यहाँ पे सैकड़ों ऐसी स्कीमें होंगी जिनका वर्तमान से कोई नाता नहीं है, लेकिन वो चलती रहेंगी क्योंकि इट सस्टेन्स द ब्यूरोक्रेसी, इट सस्टेन्स द सिस्टम। आप खुद ब्यूरोक्रेट रहे, तो इससे ज्यादा बड़ा कमेंट आपसे आया। इट सस्टेन्स द सिस्टम। जैसे आपने टूरिज्म की बात की, डॉक्टर बंसल, जैसे मैंने पहले कह चुका हूँ कि मेरे तो गुरु रहे हैं, और गुरु तुल्य मैं इनको ये बात बताना चाहूँगा कि जब हमने वो इंट्रोड्यूस किया था डिपार्टमेंट की तरफ से कि हम एक
टूरिस्ट गाइड का कोर्स कर रहे हैं 21 दिनों का। अच्छा, हम अपने बहुत आप ट्रेनिंग दे रहे थे, अपने आप ट्रेनिंग दे रहे थे। तो उसको सबसे पहले अपोज करने वाले या तो ट्रेनीज थे या शिक्षाविद थे कि ये तो किसी सिलेबस में है नहीं, आप क्या दे रहे हो। अब उसको आपने रिकॉग्नाइज कर दिया। इसमें वो सर्टिफिकेशन वाली बात डॉक्टर बंसल ने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दी कि सर्टिफिकेशन है और वो पूरी तरह से है। जब हमने नौकरी एंटर की थी 80s और 90s में, तब वो जमाना था कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। तो हुआ क्या कि आते आते जितनी ये स्पेशलाइज सर्विसेज थी ये बिल्कुल अलग होती चलेगी। अब वो जमाना उल्टा आ गया है कि यू मस्ट नो एवरीथिंग। जैसे आप लिबरल आर्ट्स का साइंस के साथ कोई मतलब नहीं है। मैं अगर आर्ट्स का स्टूडेंट था तो मुझे साइंस के बारे में ABC जानने का भी कोई अधिकार नहीं था। तो ये शिक्षा नीति इन सब जो कंट्राइव्ड बैरियर थे, जो बनावटी तौर पे हमने क्रिएट किए गए थे। अब इसमें टूरिज्म में आप बात बताएं कि आज की डेट में आपको सबसे अच्छा, या जैसे हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था हर गांव की कहानी, तो उसमें सबसे अच्छा टूरिस्ट गाइड मेरे लिए वो था जो उस गांव के बारे में कहानी बढ़ा चढ़ा के बताए, तथ्यों से परे बताए, लेकिन जो आपको बांध सके, जो आपको बांध सके, तब वो बांध सकने वाली बात हमने उस सारी चीजों को एक परख बिठा दी। इसमें भी परख की बात आती है, लेकिन वो परख हमारे ऊपर थी कि नहीं ये बात नहीं बनी, ये तो किसी उसमें नहीं आता है। जैसे मैं पिछली बार बात कर रहा था कि मैं टांगरी भाषा सीख रहा था, आज की डेट में आपको सिखाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे कई से, अब यहाँ पे ठोटो खेल होता है। आप हर साल इसी बात पे आप हर वक्त ये आशंका पैदा करते रहते हो कि ये खत्म हो जाएगा। अगर खत्म हो जाएगा तो क्यों ना इसे फॉर्मल करिकुलम की तरफ से इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो मुझे लगता ये है कि जैसे ये यहाँ पे शिमला डिस्ट्रिक्ट में भांड होता है 12 साल के बाद, अब मुझे नहीं लगता कि आज से 10 साल बाद आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो इतना एक्सपर्ट हो कि उस रस्से पे चढ़ के जाए। अब वो आपकी आजीविका का साधन भी था, आपकी साथ एक कल्चरल आइडेंटिटी भी थी। तो भारतीयता की आइडेंटिटी जो है, जिसका आपका अगर इस सारा स्वरूप देखे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, तो भारतीयता में वो पूरी तरह सरोवर। बिल्कुल ठीक है बंसल साहब, जो एक मूल सवाल हमारा शुरू से था, जो हम अब कार्यक्रम का समय भी समाप्ति की तरफ आ रहा है, तो आपसे वो पूछना चाहेंगे कि जो पलायन यहाँ से इस देश के बच्चों का हो रहा है, आपने एक फिगर दी कि इतने लोग हमारे बच्चे जा रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि 1-2 देश ही इतने ज़्यादा, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, 2 लाख बच्चे तो शायद भारत से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, और वो भारी भरकम फीस दे रहे हैं, वहाँ उस सरकार की इकोनॉमी को चला रहे हैं, और यहाँ के लोग वहाँ जाके यूनिवर्सिटीज़ खोल रहे हैं। और कई जगह तो एक मजाक की बात मैं आपको बताऊँ, किसी ने कहा कि मैं कनाडा पढ़ने के लिए बच्चा भेजा, और बच्चे ने वहाँ से फ़ोन किया कि पापा मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं जिसमें से 29 पंजाब के हैं, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी पंजाब से है। तो कनाडा में वो ऐसी पढ़ाई कर रहा है जो कि उसको यहीं के माहौल में मिल रही है। तो ये क्या स्थिति इस शिक्षा नीति के बाद बदलेगी, और जो बात की है कि विश्व के 100 विश्वविद्यालय यहाँ आएंगे, वो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल पॉसिबल हो पाएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस विटेलिटी एंड वाइब्रेंसी ऑफ हायर एजुकेशन की हम बात करते आए हैं, हमारे पास 3, एक तो है इंफॉर्मेशन, एक है नॉलेज, एक है स्किल। मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन, कई बार अभी तक तो हम क्या करते आए हैं, हम बच्चे को, मान लो प्राइमरी का बच्चा है, 5वीं क्लास के बच्चे में वो इन्फॉर्मेशन हमने ठूस दी है दिमाग में, जिसको जिंदगी भर पता ही नहीं चलता कि इसका यूटिलिटी क्या है। भाई कम से कम अब जो सबसे बड़ा स्टेप लिया है वो ये कि बच्चे को कम से कम उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए 5वीं तक, क्योंकि बच्चा जो है ना वो कैपेबल होता है कि अपनी मातृभाषा में उसको सिखाया जाए, जल्दी समझ जाता है। बहुत अच्छी बात। एक दूसरा ये कि जो आप रिसर्च की बात कर रहे थे, इस टाइम हमारे पास 3 तरह का वो किया है। एक रिसर्च यूनिवर्सिटीज जो केवल रिसर्च पे फोकस करेंगे। आप 200 यूनिवर्सिटी, टॉप 200 यूनिवर्सिटीज है, उसका जब आंकलन करते हैं तो वो रिसर्च बेस पे आगे बढ़ी है। हमारा रिसर्च बेस पुअर है। हमारे पेटेंट 50,000 तो हमारे पेटेंट अप्लाई होते हैं, एज अगेंस्ट तब जाकर के 7 लाख पेटेंट्स जो है चाइना ने अप्लाई किए हैं। बंसल साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस शिक्षा नीति के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, रिसर्च हमारी क्वालिटी वाली होगी, और क्वालिटी के अलावा उसको जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन वाला जो हमारा काम है, जहाँ पे हमारी रिसर्च अभी इस्तेमाल नहीं हो रही है, हम उम्मीद करते हैं कि ये रिसर्च वहाँ भी इस्तेमाल होगी। और जैसा कि अरुण शर्मा जी ने कहा कि जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे हर्डल्स कई बार आ जाती हैं, तो वो इस शिक्षा नीति को लागू करने में काम भी आएगी। मैं हिमाचल के बारे में एक लास्ट बात कहूँगा, जो आपने कनाडा का दिया जी। 80,000 बच्चे +2 से पास होते हैं, आपके स्टेट में सिर्फ 35,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज तक क्या आपने ये देखा कि 19 यूनिवर्सिटियां क्यों बनाई गई? अगर 50% बच्चे अभी भी आपका प्लान कर रहे हैं, तो
तो वही बात ऑल इंडिया बिल्कुल। लेवल पे अगर आप एक्सट्रापोलेट करो तो मुझे लगता है कि आपने बहुत रेलेवेंट पॉइंट जो अर्जुन जी ने ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो की बात की है ना, जो इसमें भी प्रावधान रखा है कि 100% हम करेंगे स्कूल लेवल का और 50% बाय 2030 तक। लेकिन मेरे को ये लगता है कि ग्रोथ एनरोलमेंट की जगह, GER की जगह हमें ग्रोथ एम्पावरमेंट रेशियो एंड ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट रेशियो की तरफ ध्यान देना है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि आज बहुत महत्वपूर्ण जो इससे जुड़े हुए पहलू थे उस पर आज हम चर्चा कर पाए हैं, और कोशिश हमारी होगी कि जो इससे बचे हुए विषय हैं उनको हम अगली बार इसी तरह की चर्चाओं में फिर से उठाएंगे। तो प्रोफेसर बंसल आपका और डॉक्टर अरुण शर्मा जी आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार।